सभी को मेरा नमस्कार और नया वर्ष की शुभकामनाएं। जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार सर से बात हुई थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबका एक्सपीरियंस मुझे मिले। सवाल है पोटेंसी का बात, जो मेडिसिन हम लोग को चला रहे हैं, मैंने कई बुक को देखा है कि सबका अलग अलग अपना प्रिंसिपल है। तो मैं चाहता हूँ कि जिस प्रिंसिपल से हमारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सामने है। जो पोटेंसी कोई D1 1:9 में तोड़ रहा है, कोई 1:47 में, कोई 1:99 में तोड़ रहा है, और कोई D3 प्रैक्टिस ये कर रहा है, तो कोई 30 पोटेंसी में भी चला रहा है। इससे जो क्लेरिफाई करना। चलिए हमारे महतो जी को महतो जी नहीं, राजकुमार सर बोल रहे हैं। सबका नहीं भाई, मेरा नाम आया तो हम ही बोलेंगे ना। मेरा नाम है सभी से वो राय मांगेंगे, सवाल पूछा गया मेरे से, है ना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो पहले भी मैं ये बात बोला हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोहोमियोपैथी या होम्योपैथी। तो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पढ़े हैं और उसी को पढ़ रहे हैं, तो हमको इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का जो एक्चुअल सिस्टम है उसको अपनाना होगा। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को सीखना है। तो इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का जो मूल मंत्र है इसमें कहीं पोटेंसी का जिक्र नहीं है, कहीं भी इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में पोटेंसी का जिक्र नहीं है। पोटेंसी शब्द जब इलेक्ट्रोहोमियोपैथी को जर्मन फार्माकोपिया में इन्वेंट किया गया, जोड़ा गया। आपको पता है इलेक्ट्रोपैथी का फार्माकोपिया कहाँ है, किस हालत में है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पता है? इलेक्ट्रोहोमियोपैथी का फार्माकोपिया जर्मनी में मान्यता प्राप्त है और वो भी होम्योपैथिक फार्माकोपिया के रूप में, जर्मन फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथी। उसमें इलेक्ट्रोपैथी का प्रोसेस और इलेक्ट्रो जो नाम है उसमें जोड़ा गया है। लेकिन ये काम को डॉक्टर थ्यूडर क्रॉस जी किए, क्योंकि थ्यूडर क्रॉस होम्योपैथी बहुत बड़े विद्वान थे और होम्योपैथी काउंसिल का जो सेंट्रल काउंसिल के वो चेयरमैन थे और मैटी साहब के अनुयायी थे, मैटी साहब के शिष्य। उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी को अपना करके होम्योपैथिक फार्माकोपिया के साथ जोड़ा और वहां से जो होम्योपैथी का अपनाए उस फार्माकोपिया के जो लोग अपनाए और जिनको इलेक्ट्रोपैथी के रूप में एक अलग चीज मिला, वो सोचे कि पोटेंसी शब्द को क्यों नहीं इलेक्ट्रोपैथी का मेडिसिन से भी तैयार करके देखा जाए। तब पोटेंसी शब्द वो लोग है जो कि लाए। होम्योपैथी का शब्द ये है, पोटेंसी इलेक्ट्रोपैथी का शब्द नहीं है। अब जो आप देते हैं 30, 200, 500, 1000, ये क्या है? नहीं है तो सवाल ये है तो क्या है? ये जो होम्योपैथी का जो प्रोसेस है उसी पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जब 3 टाइम डाइल्यूट किया गया, सीटी क्रूड टीचर को 3 टाइम डाइल्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी का मेडिसिन रंगीन, स्वाधीन, गंभीर हो जाए। मेडिसिन चाहिए ना, तो मेडिसिन का जो पीएच मान है, नेचर का जो पीएच मान उसके समतुल्य होना चाहिए। कितना पीएच मान? 7, है ना? तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोपैथ का जो मेडिसिन है, देखिएगा आप नेगेटिव पॉजिटिव, जी आंसर आपको चर्चा किए अपने भाषण के दौरान, नेगेटिव पॉजिटिव देखकर बताते हैं। इलेक्ट्रोपैथ का मेडिसिन को डाइल्यूट करके बॉडी का और नेचर के अनुकूल न्यूट्रल कर दिया जाता है। फिर रोग के हिसाब से, रोग अगर कोई सामान्य से ज्यादा काम कर रहा और तब वहां पर नेगेटिव डोज माने उसको डाइल्यूट करके, और अगर कोई सामान्य से कम कर रहा है तो पॉजिटिव डोज यानी कि उसको बढ़ा करके, मात्रा को बढ़ा करके दिया जाता है।
आप मैथी साहब का बुक देख लीजिए, इलेक्ट्रोपैथी, ये टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर सीसी मैथी, या डॉक्टर गिलन साहब का स्टेपिस्टोन देखिए, आप उसका एक शब्द देखिएगा डी, ये जो है ना लेवल है D1 D2 D3 D4 D5 तक लेवल, उसमें वो एक गोली को 1 गिलास पानी में है डाइल्यूट करने के लिए बोले, उसी को साइंटिफिकली अगर बोला कि 1 गिलास पानी में कितना ड्रॉप होता है तो एक बूंद का कितना ड्रॉप में मिलाया गया, उसके हिसाब से लोग डाइल्यूशन में उसको एनर्जी नाम दे दिए, पोटेंसी का नाम दे दिए। ठीक है, पोटेंसी शब्द इलेक्ट्रोपैथ का शब्द नहीं है, और D1 D2 ही इलेक्ट्रोपैथ का शब्द नहीं है, ये शब्द होम्योपैथ से लिया गया। डाइल्यूट करना है 3 टाइम, 1 to 9 1 to 9 1 to 9, एक बार में 1000 टाइम इसको आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मेडिसिन का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, हर चीज का एक मॉलिक्यूलर वेट होता है तभी आपको मेडिसिन कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे 1:100 टाइम्स में डाइल्यूट करके देखा गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं आया, लेकिन 1:9 1:9 देन 1:9 तब उसका मॉलिक्यूलर वेट मिला, तो परमाणु भार होता है जिसको। ठीक है, तो मेडिसिन के लिए परमाणु भार होना बहुत जरूरी है, एटॉमिक पावर उसमें होना जरूरी है, उसके बाद एटॉमिक पावर नहीं रह जाता है डाइल्यूशन में। फिर जैसे वो कभी क्या होता है कि वो घर के किचन में मिर्चा जला रहे हैं, आप बरामदे बैठे हो लेकिन आपको छींक गंध खांसी आने लगता है ना, उसको आप बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर पार्ट बोल सकते हैं, वेट नहीं बोल सकते। वो डाइल्यूशन उसी तरह का काम करता है, वो पोटेंसी उसी तरह का काम करता है। दूसरी बात कि मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे बड़े डॉक्टर BK मिश्रा सर है, आप सर को कभी भी प्रैक्टिस करते देखे हैं? बहुत दिन से देखे हैं प्रैक्टिस करते हुए, 30 साल से आप लोग देख रहे होंगे, 20 साल से 30 साल से पोटेंसी करते कितना देखे बोलिए तो। आज भी सर जो है वो जो आपका ओरिजिनल मेडिसिन है उसी पर, और कैंसर जैसे रोग को ठीक है मेरे सामने ठीक है, उसी से होगा। आपको मेडिसिन का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए कि अगर इतना ड्रॉप डालेंगे तो इसमें कितना वेट जाएगा, और ये जो है ये सेल का कैसे है क्योंकि डिजेनेरेशन को रोक सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सेल को पढ़ना होगा, मेडिसिन को पढ़ना होगा। ठीक है, थैंक यू। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने समझने की कोशिश की आपको सर कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की स्टडी में एटॉमिक मास, साथ साथ में एटॉमिक वेट, इन चीज़ों को भी पढ़ना होगा, और इस चीज़ का pH वैल्यू कितना है वो भी देखना पड़ेगा, हमें ओके। और एक बात और है, एक सेल से जो दूसरे सेल है, एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज कैसे जाता है, कोई मॉलिक्यूल कैसे प्रवेश करता है, ये भी एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चीज है जो हम लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना ही होगा। और जैसा कि पहले सेशन में भी थोड़ा इसका जिक्र हुआ, इस प्रोसेस को एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में भी बहुत कम हम लोगों के इलेक्ट्रोमेडिकल के डॉक्टर्स जान पाते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहिए। और हमारे पैनल से भी कुछ और सवाल आएंगे तो शायद उसी में जोड़ कर कह सकते हैं कि इसकी पढ़ाई या इसको और कैसे